नमस्कार दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं ज्ञान का सिलसिला। ये क्वेश्चन पेपर जो सॉल्व करने वाले हैं ये 11 जून को ऑर्गेनाइज किया गया था लेवल 5 के लिए सीनियर क्लर्क का एग्जामिनेशन अहमदाबाद डिवीज़न के द्वारा। तो इसके फर्स्ट पार्ट को हमने सॉल्व कर लिया था और जो 55 क्वेश्चन थे उनको सॉल्व किया था। हम अब नेक्स्ट जो 55 क्वेश्चन है जो 56 to 110 तक के हैं उनको देखेंगे और उनके जवाब को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम और आप मिलकर अपने नॉलेज को एनहांस करते हैं, बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आगे क्वेश्चन कैसे हैं। इसमें किसी तरह की विवाद नहीं होनी चाहिए कि मैं क्या बोलता हूँ, ये इम्पोर्टेंट है कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो मैं किसी विवाद में पढ़ना भी नहीं चाहता और चलिए हम दोनों मिलकर इसे सॉल्व करते हैं। तो हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। 56 क्वेश्चन नंबर है, कैन द फर्स्ट क्लास पास होल्डर ट्रेवल इन राजधानी? क्या प्रथम श्रेणी सुविधा पास धारक राजधानी में यात्रा कर सकता है? तो हाँ, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। जैसे कि उसको फर्स्ट एसी में नहीं मिलेगा, सेकंड एसी में मिलेगा, थर्ड एसी में उनको सीट दी जाएगी और सेकेंड एसी में भी अभी कुछ टर्म एंड कंडीशन है, उनके साथ उनको सीट दी जाएगी। तो वो राजधानी में कर सकता है, दुरंतो में भी कर सकता है, इवन शताब्दी में भी कर सकता है जब उनको चेयर कार शताब्दी में मिलेगी, वो भी एक। तो यहाँ पे जो आंसर होगा हमारा वो बी होगा, ट्रू, सही है। क्वेश्चन नंबर 57, जीएम इज एंटाइटल फॉर डैश मेटल पास? महाप्रबंधक धातु पास के लिए पात्र हैं। ए ब्रॉन्ज कांस, बी प्लेटिनम, सी सिल्वर रजत और डी गोल्ड पास। तो जीएम जो होते हैं वो जनरली लेवल 16 के होते हैं और लेवल 16 और 17 के लिए गोल्ड पास का निर्धारण किया गया है। ठीक है, जिसके अंदर सीआरबी बोर्ड ऑफ मेंबर्स इंक्लूडिंग एफसी, डीजी, जीएम्स जो एपेक्स स्केल के होते हैं, कमिश्नर, चीफ कमिश्नर फॉर रेलवे सेफ्टी और उनके इक्विवेलेंट, जीएम के इक्विवेलेंट जो होते हैं उनको गोल्ड पास मिलता है। ठीक है, और नीचे वाले जो हैं वो एचएजी या एसएजी जो फंक्शनिंग और नॉन फंक्शनिंग भी हैं उनको सिल्वर पास मिलता है। ठीक है, यानी कि लेवल 15 और 16 जो हैं वो सिल्वर पास वाले हैं। सिलेक्शन ग्रेड और जेएजी ऑफिसर वाले को ब्रॉन्ज पास मिलता है। इसमें भी कंडीशन है कि फर्स्ट क्लास के साथ फर्स्ट एसी अथॉरिटी है या नहीं है। तो कुछ लोगों को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। इसके अलावा लेवल 8, 9, 10 और 11 के लिए ब्रॉन्ज पास मिलता है विद फर्स्ट क्लास। ठीक है, तो वो भी एक कंडीशन होता है, तो आप उनको भी देख सकते हैं। और मैं आपको एडवाइस करूंगा कि 31/1/2019 का जो एंटाइटलमेंट ऑफ ट्रेवलिंग जो है ड्यूटी पास का, उसको आप एक बार नज़र मारें, पढ़ें और देखें क्या है, ताकि किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न आपके माइंड में नहीं हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 को देखते हैं। कारखाना अधिनियम सही वर्ष को चुने। कारखाना अधिनियम के साथ कौन सा ईयर लगेगा वो है, फैक्ट्री वाज इम्प्लीमेंटेड विद इफेक्ट फ्रॉम ऑप्शन ए 1948, बी 1950, सी 1952 एंड डी इज 1947। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, तो यहाँ पे ए हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 59 को देखते हैं। कैन द फर्स्ट क्लास पास होल्डर ट्रेवल इन राजधानी? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 59 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरएलसी? ऑप्शन ए रीजनल लॉ कमिश्नर, बी रीजनल लेबर कमिश्नर, सी रीजनल लेबर कमिटी एंड नन ऑफ द अबव। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, रीजनल लेबर कमिश्नर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60, द डॉक्यूमेंट विच शोज द ड्यूटी रोस्टर ऑफ वर्क ऑफ ए रेलवे सर्वेंट? किस दस्तावेज में रेल कर्मचारी की ड्यूटी के घंटे दर्शाए जाते हैं? ए मस्टर, बी ड्यूटी रोस्टर, सी डेबिट शीट एंड डी इज डेली रोस्टर। द राइट आंसर इज ड्यूटी रोस्टर, बी।
चलिए क्वेश्चन नंबर 61, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HOER? HOER का पूरा नाम क्या है? आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन, कर्मचारी नियमों के घंटे। बी, आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलर, रोजगार के घंटे के नियमित। सी, आवर्स ऑफ रेगुलेशन, रोजगार विनियमन के घंटे। और डी, नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। जो सही आंसर होगा वो होगा सी, आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन। ठीक है, यही इसका सही आंसर होगा। अंडर हाउ मेनी क्लासेस HOER हैज बीन क्लासिफाइड? कार्यकाल के नियम HOER के तहत कर्मचारी का वर्गीकरण कितनी श्रेणियों में किया जाता है? ए, 4 क्लासेस यानी कि 4 श्रेणियों में। बी, 3 क्लासेस यानी कि 3 श्रेणियों में। सी, 5 क्लासेस यानी कि 5 श्रेणियों में। और डी, 6 क्लासेस यानी कि 6 श्रेणियों में। जो सही आंसर है वो ए होगा, 4 क्लासेस में किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63, व्हाट इज द राइट टू परमिट? व्हाट इज द राइट टू परमिट चेंज इन HOER क्लासिफिकेशन? HOER वर्गीकरण में परिवर्तन करने की अनुमति करने का अधिकार किसे है? ए, PCPO, बी, GM, सी, DRM एंड डी, सीनियर DPO। द राइट आंसर इज PCPO। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64, नेम ऑफ द मशीनरी फॉर्म्ड इन रेलवे टू मेंटेन करेक्ट with organized labor to resolve dispute and difference arising between labor and administration। रेलवे में श्रमिक संगठनों के सहयोग से उठाए जाने वाले विभिन्न मुद्दों और समस्याओं का समाधान करने के लिए बनाए गए तंत्र का नाम बताएं। ए, प्रेम, बी, SVF, सी, PNM एंड डी इज NMS। तो यहाँ है प्रेम और PNM को देख सकते हैं। बाकी SVF तो स्टाफ बेनिफिट फंड है। तो आपको कुछ एडवाइस मेरा ये है कि जब भी आप ऑप्शन को देखें तो आप उनमें पहले जो नहीं लगते हैं उनको डिलीट करना चालू करें। तो जो मुझे नहीं लगता है वो मैंने यहाँ डिलीट किया फटाफट। ठीक है, अब ये प्रेम का अगर फुल फॉर्म देखेंगे और PNM का देखेंगे तो परमानेंट निगोशिएटिंग मशीनरी ये है। तो इस हिसाब से ये तो सही है। अब ये भी है पार्टिसिपेशन रेलवे एम्प्लॉय इन मैनेजमेंट। तो जो इसका जो सही आंसर होगा वो PNM होगा, क्योंकि जो संगठन का समाधान और समस्याओं के लिए बनाया गया है परमानेंट निगोशिएटिंग मशीनरी, एक दूसरे से वो समस्याओं और मुद्दों पर बातचीत के लिए बनाया गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 65 को देखते हैं। व्हाट इज द 3 लेवल वेयर मीटिंग ऑफ PNM आर हेल्ड? 3 स्तर PNM क्या है? तो ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री लेवल, डिविजनल लेवल एंड जोनल लेवल। बी है द रेलवे बोर्ड लेवल, जोनल लेवल एंड डिविजनल लेवल। ठीक है, सी है ऑल ऑफ एबोव, ये सभी है, नन ऑफ द एबोव। द राइट आंसर इज बी है, क्योंकि मतलब ये जो PNM होता है ये रेलवे बोर्ड स्तर पे भी होता है, जोनल स्तर पे भी होता है यानी कि क्षेत्रीय स्तर पे भी, और डिविजनल लेवल यानी कि मंडल स्तर पे भी होता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, व्हाट इज द कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अप्रूव कैडर ऑन द डिवीजन? मंडल पर स्वीकृत संवर्ग में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने में कौन सक्षम है? ऑप्शन ए DRM, बी ADRM, सी GM एंड डी सीनियर DPO। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो DRM, क्योंकि उनको ही ये पावर है। लीव इज राइट, अवकाश कर्मचारी का अधिकार है। ए ट्रू, बी फॉल्स, गलत, सी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। जो सही आंसर है वो है फॉल्स, गलत है। कर्मचारी का अवकाश अधिकार नहीं है। ठीक है, 68 फॉर इनकेसमेंट ऑफ लीव सैलरी मिनिमम लीव बैलेंस शुड बी। अवकाश वेतन नगरीकरण के लिए न्यूनतम डैश अवकाश शेष होने चाहिए। ए 30 डेज, बी 60 डेज, सी 20 डेज एंड डी इज 80 डेज। द राइट आंसर इज 30 डेज। इसका जिक्र पिछले वीडियो में मैंने किया हुआ है, तो आप उसे देख सकते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 69, पैटर्निटी लीव कैन बी ग्रांटेड विद इन डैश मंथ ऑफ चाइल्ड बर्थ। बच्चे के जन्म के डैश भीतर पितृत्व अवकाश दिया जा सकता है। ए 1 माह, बी 2 माह, सी 6 माह और डी 3 माह। सही आंसर 6 माह। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 70, विच एजेंसी सेलेक्ट स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस। कौन सी एजेंसी स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस का चयन करती है? ऑप्शन ए यूपीएससी, बी रेलवे बोर्ड, सी आरआरबी एंड डी इज नन ऑफ द अबव। यहाँ पे जो सही आंसर है वो है यूपीएससी। ठीक है, और इनकी ट्रेनिंग जमालपुर में होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 71, रेलवे एम्प्लॉय इज एंटाइटल्ड डैश डेज लीव नॉट ड्यू। रेल कर्मचारी तक दिनों के अदेय अवकाश के हकदार हैं। ऑप्शन ए 150 डेज, बी 360 डेज, सी 90 डेज एंड डी इज 180 डेज। द राइट आंसर इज बी 360 डेज। हाउ मेनी रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे डू द लाइन स्टाफ गेट। लाइन स्टाफ को कितनी प्रतिबंधित छुट्टियां मिलती हैं? ऑप्शन नील 0, बी 2 डेज 2 दिन, सी 3 डेज 3 दिन और डी 4 डेज। तो जैसे कि रिस्ट्रिक्टेड होलियां ही 2 दिन होती हैं, तो इसका मतलब है कि ये दोनों तो नहीं हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर ये होता, लेकिन लाइन स्टाफ बोल रहा है तो उनको एक भी छुट्टी नहीं मिलती है। जो सेक्रेटरीट टाइप के ऑफिस होते हैं, जो डिविजनल ऑफिस होते हैं, उनमें स्टाफ को 2 दिन की प्रतिबंधित छुट्टी मिलती है, जो यूनियन के द्वारा और प्रशासन के द्वारा नियत किए गए डेज होते हैं, उसमें दिए जाते हैं। इसका जिक्र भी किसी वीडियो में मैंने बहुत अच्छी तरह से किया है, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर नहीं पसंद आ रहा है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं विथ कमेंट कि हाँ ये बात पसंद नहीं आई। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 73 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द लोअर एज लिमिट फॉर सीजीए नॉर्मली। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए कम आयु सीमा क्या है? ए 20 ईयर्स, बी 18 ईयर्स, सी 21 ईयर्स 21 साल, डी 25 ईयर्स 25 साल। जो सही आंसर है वो हमारा है बी 18 ईयर्स। सॉरी, अब ऐसा है कि नॉर्मली 18 साल से पहले की जो जॉब है उसको ऐसे भी काउंट नहीं करते हैं। अगर 18 साल से पहले किसी को सीजीए पे लगाना है तो जीएम की अप्रूवल की ज़रूरत होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 74, हु इज एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट ऑन सीजीए इफ मोर देन 1 लीगल हेयर ऑफ डिसीज रेलवे एम्प्लॉय क्लेम फॉर अपॉइंटमेंट। यदि मृतक रेल कर्मचारी के एक से ज़्यादा कानूनी उत्तराधिकारी दावेदार हैं तो कौन अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए पात्र होगा? ए भाई, बी सिस्टर यानी कि बहन, सी रिकमेंडेड बाय वाइफ और हस्बैंड पति या पत्नी के द्वारा निर्धारित, और डी पुत्र। जो सही आंसर होगा वो सी होगा। पति या पत्नी के द्वारा जो भी रिकमेंडेशन मिलेगा कि भाई इस पुत्र को लगा दिया जाए नौकरी पे, इस पुत्री को लगा दिया जाए, तो वही मान्य होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75, Who are not eligible for CGA? अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति नौकरी हेतु कौन पात्र नहीं है? ए वाइफ, बी पुत्र यानी कि सन, और सी हस्बैंड। नन ऑफ द अबव। देखिए वाइफ भी है एलिजिबल है, अगर पुत्र है तो वो भी एलिजिबल है, और हस्बैंड भी, तो ये सभी एलिजिबल हैं। तो ये हमारा जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ प्रेम। देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर ये सवाल था। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। ऑप्शन ए है पब्लिक एंड रेलवे एम्प्लॉई मीटिंग, बी पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉई इन मैनेजमेंट, सी परमानेंट रेलवे एम्प्लॉई मीटिंग एंड डी इज नन ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉई इन मैनेजमेंट। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 77, हु इज द सेक्रेटरी ऑफ प्रेम मीटिंग एट डिविजनल लेवल। प्रेम की बैठक में, PREM की बैठक में मंडल स्तर पर सचिव कौन होता है? ए DPO, बी सीनियर DPO, सी ADRM एंड डी इज DRM।
द राइट आंसर इज बी, सीनियर डीपीओ। Question number 78. Who is the president of ANM meeting at zonal level? A. PCPO, B. AGM, C. GM and D is none of the above. इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है वो C होगा, GM। यही सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79. फुल फॉर्म ऑफ MACP इज, MACP का पूरा नाम है A. Modern Assured Career Progression Section, B. Modified Assured Career Progression Scheme, C. Monitored Assured Career Progression Scheme and D is Money Assured Career Progression Scheme. The right answer is B. Modified Career Progression Scheme. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 80. द बेंचमार्क वेरी गुड ग्रेडिंग इन APR फॉर ग्रांटिंग अपग्रेडेशन अंडर MACP हैज़ बीन मेड अप्लीकेबल विद द इफेक्ट फ्रॉम। MACP के लाभ हेतु पात्रता का बेंचमार्क CR APR में ग्रेडिंग बहुत अच्छा है, अनिवार्य है से लागू किया गया। तो जो ऑप्शन है 25 जुलाई 2016, बी 25 जुलाई 2018, सी 1 जनवरी 2016 और डी है 1 अप्रैल 2016। जो सही आंसर है वो 25 जुलाई 2016 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 81. द MACP स्कीम वाज ऑपरेटिव फ्रॉम विच डेट? MACP योजना किस तिथि से संचालित हो रही है? ऑप्शन ए 1/1/2006, बी 1/9/2008, सी 1/9/2006, डी 1/1/2008। जो सही आंसर है वो है 1/9/2008, 1 सितंबर 2008 से ऑपरेटिव है। क्वेश्चन नंबर 82. हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू अपॉइंट बंगलो पियून? बंगलो चपरासी की नियुक्ति के लिए सक्षम अधिकारी कौन है? ए DRM, बी GM, सी AGM एंड डी इज ADRM। द राइट आंसर इज बी GM। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83. इज असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर ऑल्सो एबल टू एक्सेप्ट एनुअल सैलरी ग्रोथ? वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत करने में सहायक कार्मिक अधिकारी भी सक्षम है। ऑप्शन ए फॉल्स, गलत, बी ट्रू, सही और सी नन ऑफ द अबव। जो सही आंसर है वो है बी, सही है, ट्रू, इट्स अ राइट आंसर। ओके। क्वेश्चन नंबर 84. हाउ मेनी ऑफिसर्स आर देयर इन द स्क्रीनिंग कमिटी फॉर ग्रांटिंग फाइनेंशियल अपग्रेडेशन अंडर MACPs? MACPS मंजूर करने वाली स्क्रीनिंग कमेटी में कितने अधिकारी होंगे? ए 3 ऑफिसर्स, 3 अधिकारी होंगे, बी 2 ऑफिसर्स यानी कि 2 अधिकारी होंगे, सी 4 ऑफिसर्स यानी कि 4 अधिकारी होंगे और नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। जो सही आंसर होगा वो ए होगा, 3 ऑफिसर्स होने चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85. पोस्ट ऑफ द वेलफेयर इंस्पेक्टर इज वर्क चार्ज पोस्ट? कल्याण निरीक्षक का पद वर्क चार्ज पद है। ऑप्शन ए फॉल्स यानी कि गलत, बी यानी ट्रू यानी कि सही, सी नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। अब मेरी जो जानकारी मैंने जो पढ़ा है, वर्क चार्ज पोस्ट किसी प्रोजेक्ट के लिए बनाए जाते हैं और फिर बाद में वो जो मेन कैडर होता है उसमें उनको कर लिया जाता है, समाहित कर लिया जाता है। तो कुछ साल पहले जो था कि अगर एक कोई परियोजना की स्थापना का लागत जो है वो अगर 96 करोड़ रुपया के आसपास है तो एक SAG या जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के उनको पोस्ट को क्रिएट किया जाता था। ठीक है। अब यहाँ पे ये बताना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है, अगर आप चाहें तो इस पर कमेंट करें कि जो वेलफेयर इंस्पेक्टर का पोस्ट वर्क चार्ज पोस्ट है या नहीं, क्योंकि उसको क्रिएट ही किया जाता है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये ट्रू है या फॉल्स है, पर अगर फिर भी अगर मुझे सॉल्व करना होता
तो मैं इनमें से कोई नहीं मारता, क्योंकि वर्क क्लास पोस्ट ही इस तरह के पोस्ट होते हैं कि उनको क्या मतलब जस्टिफाई तभी किया जा सकता है, मतलब जस्टिफाई नहीं, क्या वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं कि भाई उनका जो क्रिएशन है वो किसी आदमी को प्रमोट करने या किसी प्रोजेक्ट में जो अधिकारी लगने वाले हैं उनके लिए बनाया जाता है। डीओपीटी ने कुछ इस पर क्वेश्चन मार्क भी किया हुआ था कि भाई आप इतने सारे पोस्ट वर्क चार्ज पोस्ट क्यों बना रहे हो या किस आधार पे बना रहे हो। तो पर्टिकुलर इस वेलफेयर इंस्पेक्टर का पोस्ट वर्क चार्ज पोस्ट है ये मुझे पता नहीं। तो आप अपने हिसाब से अपने कमेंट बॉक्स में बताइए, आप अपने डिवीज़न के लोगों से या फिर आप अपने जहाँ काम करते हैं वहाँ पर पता कीजिए और मुझे भी बताइए और दूसरे लोगों को भी। तो ये आपके लिए छोड़ता हूँ कमेंट बॉक्स में करने के लिए। लेकिन अगर मुझे एज ए परीक्षार्थी एग्जाम में अगर इसको मारना होता तो मैं ऑप्शन सी को ज़रूर लेता, क्योंकि मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि ये सही है गलत। तो फिर अगर मारना ही होता, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो मैं ऑप्शन सी को ये करता। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 पे आ गए हैं। नेम ऑफ द प्रेजेंट पीसीपीओ डैश, वर्तमान में कार्यरत प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी का नाम है। तो ये पर्टिकुलर वेस्टर्न रेलवे के बारे में बात की जा रही है। ऑप्शन ए है संजय सूरी, बी ए.के. गुप्ता, और सी है सुरेंद्र कुमार, और डी है एस.के. अलबेला। ठीक है, तो पहले जो थे वो संजय सूरी हमारे पीसीपीओ हुआ करते थे। अभी 1987 के बैच के सुरेंद्र कुमार जी जो IRPS हैं वो अभी हमारे पीसीपीओ हैं। ठीक है, और एक ज़माने में अनिल कुमार गुप्ता हमारे GM हुआ करते थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 87, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NPS इन रेलवे। NPS का पूरा नाम क्या है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि NPS का नाम बदल दिया गया है और नेशनल पेंशन स्कीम हो गया है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है और यहाँ ऑप्शन देखने लायक है। ए न्यू पेंशन सिस्टम, बी न्यू पेंशन स्कीम, सी नॉन पेंशन स्कीम, एंड डी इज नो PF स्कीम। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है उसके आधार पे हमारा जो बी है ना, न्यू पेंशन स्कीम, यही सही आंसर होगा। ठीक है, अगर इसमें अगर नेशनल पेंशन सिस्टम होता तो ये ऑप्शन यही आप यूज़ करते, नेशनल पेंशन स्कीम ही आप इसके अंदर लेते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 88, रेलवे सर्वेंट इज एलिजिबल फॉर ट्रेवलिंग अलाउंस इफ ही अवे फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ कितने किलोमीटर। ठीक है, इस कहने का मतलब है यदि रेल कर्मी अपने मुख्यालय से 10 दूरी पर यात्रा भत्ता पाने का हकदार है। तो ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन देखने जैसा कुछ है नहीं कि अगर 8 किलोमीटर से ज़्यादा अगर आप कहीं जाते हैं तो ट्रेवलिंग अलाउंस आपको मिलना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई नानुकुर या मतलब ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन फैक्ट वाइज होते हैं मैं चाहता हूँ कि आप डायरेक्ट ही उसको याद कर लें, उसमें कुछ भी करने जैसा नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 89 को देखते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NTPC। NTPC का पूरा नाम क्या है। ए न्यू टेक्नीशियन पॉपुलर कैटेगरी, बी न्यू टेक्निकल पर्सनल कैटेगरी, सी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, एंड डी इज नॉन ऑफ द अबव। यहाँ पे जो आंसर जो सही होगा वो सी होगा, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये RRB के द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती है एग्जाम, उसके बारे में बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 90, ए रिक्वेस्ट टू ग्रांट द बेनिफिट ऑफ compassionate अपॉइंटमेंट कैन बी कंसिडर्ड आफ्टर लैप्स ऑफ एटलीस्ट डैश ईयर फ्रॉम द डेट दैट FIR हैज बीन लॉन्च्ड। FIR दर्ज करने की तिथि से डैश के वर्ष के बाद अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के निवेदन पर विचार किया जा सकता है। ऑप्शन ए 1 वर्ष, बी 2 वर्ष, सी 6 महीने, और डी 3 साल। जो सही आंसर होगा वो बी होगा, 2 वर्ष। और इसके लिए जो RB है वो आप देख सकते हैं 168 बाई मेरे ख्याल से 199 होगा, नहीं 98 होगा, सॉरी हाँ 98 आप देख लेंगे, आप वहाँ जाके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। 99 में जाइएगा आप, 98 पे आप देखें RB नंबर 1868 बाई 1998।
तो ये आपको सही रहेगा, क्योंकि मैं आपसे जो आरबी में अगर बोलता हूँ, आप वहाँ जाके पढ़ेंगे तो और भी कुछ फैक्ट्स आपको पता चलेगा जो देखने के नज़रिए के हिसाब से और आने वाले एग्ज़ाम के हिसाब से ज़रूरत पड़ेगी आपको। क्योंकि ऐसा मैं मानता हूँ कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन के टेम्परामेंट को और स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, क्योंकि फैक्चुअल चीज़ें तो होंगी, इसके अलावा भी जो प्रैक्टिकल चीज़ें होंगी वो भी इसके अंदर इंक्लूड होंगी। तो आप वहाँ जाएं और ज़रूर पढ़ें। आप मेरे द्वारा रिकमेंडेड आरबी नंबर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप ज़रूर पढ़ें। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 पर चलते हैं। हु हैज़ पावर टू री एंगेज रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉय एट डिविजनल लेवल? मंडल स्तर पर सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी को री एंगेज करने में कौन सक्षम है? ए ADRM, B senior DPO, C DRM and D is branch officer of the concerned department. The right answer is DRM, क्योंकि डिविजनल लेवल पे उनको ही पावर है। ठीक है। What is the prescribed education qualification for senior clerk in direct recruitment? वरिष्ठ लिपिक की सीधी भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता क्या है? A ग्रेजुएशन, B 12 पास, C 10 पास एंड D is none of the above, इनमें से कोई नहीं। तो जो सही है वो ग्रेजुएशन कम से कम होना चाहिए सीनियर क्लर्क की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में, जो आरआरबी के द्वारा ऑर्गेनाइज की जाएगी। 93 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LPC? LPC का पूरा नाम क्या है? लास्ट पेमेंट सर्टिफिकेट, B लास्ट पे सर्टिफिकेट, C लास्ट पोस्ट सर्टिफिकेट एंड D इज नन ऑफ द अबव। तो जो सही आंसर होगा वो लास्ट पे सर्टिफिकेट होगा, LPC। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जब कोई भी कर्मचारी ट्रांसफ़र होकर कहीं जाता है तो उनको LPC दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 94। ए रेलवे सर्वेंट हैज़ completed dash years of service may be granted a final withdrawal from PF normally। रेल कर्मचारी जिसने डैश वर्ष की पूरी सेवा कर ली है को सामान्य रूप से भविष्य निधि के अंतिम निकासी की अनुमति दी जा सकती है। ऑप्शन A 2 years, B 5 years, C 10 years and D is 15 years। 2, 5, 10 और 15 वर्ष। जो सही आंसर है वो 15 ईयर्स है। ठीक है, 15 साल की सेवा के बाद फाइनल विड्रॉल किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 95। देयर आर डैश रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इन कंट्री। रेलवे भर्ती बोर्ड कितने हैं? A 25, B 21, C 15 एंड D is 22। मैं आपसे ये कहता हूँ कि अगर आप केवल इस वीडियो को सुन रहे हैं तभी भी आपकी नॉलेज एनहांस होगी। और मैंने अभी पिछले वीडियो या किसी और वीडियो में भी ऐसे जिक्र मैंने नॉर्मली किया था जहाँ पे जिक्र करने की आवश्यकता शायद ना हो। मैंने बताया था कि 21 RRBs हैं, ठीक है, और RRC के बारे में भी बताया था। तो हमारा जो आंसर है B है, इज़ द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 को देखते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रमोशन कोटा फॉर स्टोनोमेटिक्स लेवल 7? स्टोनोमेटिक्स लेवल 7 में पदोन्नति के कितने प्रतिशत हैं? A 80%, B 50%, C 30% एंड D इज 100%। द राइट आंसर इज D 100%। ठीक है, 7 के लिए, लेवल 7 के लिए। क्वेश्चन नंबर 97। डैश मेडिकल कैटेगरी इज रिक्वायर्ड फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ECRC। ऑप्शन A C1, B B2, C C2 एंड D इज एनी A3। तो यहाँ पे जो ऑप्शन C होगा, C2 की जरूरत पड़ती है ECRC के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98। मिनिमम पासिंग मार्क इन ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक है। तो एक्चुअली क्या है कि इसमें जो आंसर होगा वो मार्क्स 15 होगा। ठीक है, ये आउट ऑफ जो है वो 40 मार्क्स में 15 मार्क्स को आना चाहिए, तो उनको ट्रेड टेस्ट में पास हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 99। व्हेन वाज पेंशन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडियन रेलवे? भारतीय रेलवे में पेंशन कब शुरू की गई? ऑप्शन A 1/3/1997, B 1/7/1957 सॉरी, C 1/4/1957 और D 1/10/1957। यहाँ पे जो ऑप्शन है 1/4/1957 ये सही है, पर आपको कहीं कहीं ऑप्शन 16/11/1957 भी दिखेंगे।
क्योंकि उसको भी ऑप्शन में लेते हैं लोग, और इसलिए लेते हैं क्योंकि वो उस दिन लीटर जारी किया गया था। ठीक है, तो जहाँ 1/4/1957 नहीं दिखे, वहाँ 16/11/1957, 16 नवंबर 1957 1957 को आप ऑप्शन में आंसर ले सकते हैं। ये इस आधार पे मैं बोल रहा हूँ कि यही चीज़ हमारे पीटीसी जहाँ से हमने ट्रेनिंग की हुई है वहाँ पे ये बताया गया था, या उनके जो स्टडी मटेरियल है उसमें ये जिक्र किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 पे आ गए हैं। डेट फ्रॉम विच RTI एक्ट कम फुली इनटू फोर्स। सूचना का अधिकार अधिनियम पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? ए 12 अक्टूबर 2004, बी 12 अक्टूबर 2005, सी 15 जून 2005 और डी 1 जनवरी 2005। ठीक है, तो जो सही आंसर है वो हमारा बी है। ठीक है, अब हम आगे हैं राजभाषा पे, तो इनको फटाफट देख लेते हैं और इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 है, राजभाषा अधिनियम किस वर्ष बना? ए 1976, बी 1955, सी 1950 और डी 1963। जो सही आंसर है ये राजभाषा अधिनियम 1963 में बना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 102, राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये जो है वो गृह विभाग है, बी विदेश, सी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एंड डी सूचना एवं प्रसारण। राजभाषा गृह मंत्रालय 1955 से ही गृह मंत्रालय के अधीन आ गया है। ठीक है, उससे पहले वो शिक्षा विभाग के मंत्रालय के अंदर काम करता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 103, राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है? ए 28 सितंबर, बी 14 अगस्त, सी 14 सितंबर और डी 14 अक्टूबर। सही आंसर है 14 सितंबर से मनाया जा रहा है। 14 सितंबर 1953 से मनाया जा रहा है। ठीक है, और 14 सितंबर को इसलिए मनाया जाता है कि 14 सितंबर 1949 को राजभाषा को संविधान सभा ने ये एक्सेप्ट किया था। ठीक है, चलिए हिंदी को एक्सेप्ट किया था राजभाषा के रूप में। चलिए क्वेश्चन नंबर 104, राजभाषा हिंदी प्रयोग बढ़ाने और इसका प्रचार प्रसार करने के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका का नाम क्या है? ऑप्शन ए है रेल भाषा, बी है रेल राजभाषा, सी है रेल हिंदी और इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन है। तो जो सही आंसर होगा वो बी होगा, रेल राजभाषा। यही सही आंसर होगा। ऑप्शन 105, राजभाषा नीति को लागू करने की दृष्टि से भारत को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? ये भी डायरेक्ट सवाल है, 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, क ख ग। ठीक है, तो हम ऑप्शन को नहीं देखेंगे। मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष होते हैं, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, मंडल पे मंडल राजभाषा समिति के अध्यक्ष मंडल लेवल प्रबंधक होते हैं और जोनल लेवल पे महाप्रबंधक होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 107, इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में नहीं है? ए हिंदी, बी संस्कृत, सी गुजराती और डी मराठी। ये BWSM अहमदाबाद का क्वेश्चन ही रिपीट कर दिया गया है और हमने इस बारे में गुजराती के बारे में जो ऑप्शन सी में है इसके बारे में बताया था कि क्या क्या है, तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उसका लिंक मैं देने का कोशिश करूँगा कि वहाँ पे आपको दिखे। चलिए, तो यहाँ पे जो 107 का आंसर होगा वो सी होगा, गुजराती देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 108 है, किस प्रदेश की भाषा अंग्रेजी है? तो देखिए ऑप्शन ए है नागालैंड, बी असम, सी त्रिपुरा और डी हिमाचल प्रदेश। तो नागालैंड की जो भाषा है, राजभाषा है, वो अंग्रेजी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 109 है, रेलवे सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ए अध्यक्ष रेलवे बोर्ड, बी वित्तायुक्त, सी सदस्य कार्मिक, डी रेल मंत्री। जो सही आंसर है वो रेल मंत्री होते हैं। 110 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? ए वित्त मंत्री, बी प्रधानमंत्री, सी गृह मंत्री और डी रेल मंत्री। जो सही आंसर है वो है बी प्रधानमंत्री। ठीक है, तो हमने इस वीडियो को कंप्लीट किया।
थैंक यू फॉर वाचिंग। और चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और देखते हैं कि नया जो दूसरे पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज किए गए हैं उनके क्वेश्चन कैसे हैं, और हम कोशिश करेंगे कि एस्टेब्लिशमेंट, फाइनेंशियल रूल और स्टोर से रिलेटेड जो क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनको देखें। ये हमने एस्टेब्लिशमेंट के लिए जो सीनियर क्लर्क एग्ज़ाम हुआ उसके लिए हमने ये देखा। अगर इसमें कोई किसी तरह की कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, लिख सकते हैं, डिस्कस सकते हैं। आपका कमेंट बॉक्स आपका मंच है, ये मैं ओपन कर देता हूँ हमेशा आपके लिए, ताकि आप कमेंट कर सकें। और आप चाहें तो मुझे ब्लॉग पे भी मिल सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, या फिर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अनेक माध्यम है जहाँ से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मैं आपकी आने वाली एग्ज़ाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। मन लगा के इसी तरह पढ़ते रहें और हमारे साथ मिलकर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।